हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। आई एम ऑडिबल? तुम सुन पा रहे हो ना? साउंड बताओ, साउंड परफेक्ट है या नहीं? साउंड परफेक्ट है? नॉट गुड सर, ऐसी बात मत करो यार, दिल टूट जाएगा। यस, परफेक्ट होने चाहिए। नॉट परफेक्ट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, परफेक्शन चाहिए बेटा। ठीक है, हाँ परफेक्शन चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप ठीक है डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से भी कर सकते हो, किसी ना किसी तरीके से आप मतलब बात कोई अगर दिमाग में चल रहा है तो ठीक है। पर परफेक्शन चाहिए आपके बैच में। ठीक है, क्योंकि आपका बैच बहुत स्मूथली मतलब चलने वाला बैच है। यस। ओके ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, चैट प्राइवेट, ओके 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 ओके। मोर, ओके ऑप्शन, चैट ऑप्शन में आ जाओ। अच्छा इधर है, डन। ठीक है, हो गया ना? ठीक है। जूलॉजी सर एकदम ठीक है, ओके परफेक्ट। ठीक है, बात रही क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट की, तो ऑलरेडी ऑलरेडी वो सारे सब्जेक्ट की आपको मिलेगी, टेंशन मत करना। ठीक है, अलग से भी हम टेलीग्राम पे जो करा रहे हैं वो भी सभी सब्जेक्ट के एक साथ मिलेंगे। ठीक है, पर अभी एक सब्जेक्ट का लॉन्च किया था। अब हम सारे ही सब्जेक्ट के धीरे धीरे करके मतलब एक साथ मिलकर के लॉन्च करेंगे, ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि एक खाली एक सब्जेक्ट से कुछ होगा नहीं। ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री चारों का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं बैठेगा तब तक चीजें नहीं सेट होंगी। ठीक है, ओके चलो। चलो बहुत बढ़िया, जूलॉजी का चाहिए सर प्रैक्टिस शीट। यस, शीट मिल जाएगा आपको। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री चारों का आपको मिलने वाला है प्रैक्टिस शीट। ठीक है, अब आ जाओ। हम चल रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये पूरा वीक मेरा है। ठीक है, इसमें पूरा हो सकता है कोई एक क्लास तरुण सर लें। ठीक है, बता रहे थे सर उनको थोड़ा सा एक क्लास कोई लेनी है उनको। ठीक है, तो जो भी होगी कोई क्लास है वो लेंगे बीच में। ठीक है, वो बता देंगे अगर लेनी होगी तो। ठीक है, नहीं तो ये पूरा ही वीक मेरा है। ठीक है, मैं कंटिन्यू उसको लेके चलूंगा। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इस वीक में आपका एंड हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली मैं नया चैप्टर भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, और उसके बाद हमारे जो मेजर टॉपिक बच रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है, और अगला बच रहा है बायोटेक्नोलॉजी। बस दो मेजर है, और माइनर के अंदर आपका इवोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और आपका 12th वाला पार्ट हम एंड कर देंगे, और फिर हम रिवीजन स्ट्रेटजी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो अच्छा, मेल वाला पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था, फीमेल वाला पार्ट भी आज कंप्लीट हो जाएगा लैक्टेशन पर। लैक्टेशन एक्चुअल में लास्ट का टॉपिक है, एनसीईआरटी में बिल्कुल लास्ट में पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन दे रखा है, बट मैं मेमोरी ग्लैंड के साथ लैक्टेशन करा रहा हूं, थोड़ा कनेक्टिंग टॉपिक है इसलिए, समझ रहे हो? यस बेटा, टेस्ट सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या लगता है? ठीक है, कि इतना तो हम भी समझते हैं ना कि किस तरीके से क्या चीज दी जानी चाहिए। ठीक है, बच्चे को क्या बेनिफिट किस चीज से मिलेगा। ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, चलो चलो ठीक है, चलो। तो वाल्वा क्लियर हो गया, मेमोरी ग्लैंड, लैक्टेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, यहां पर आपका मतलब पूरा फीमेल वाला पार्ट हम एंड कर देंगे और गैमीटोजेनेसिस स्टार्ट कर देंगे, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली मैं आज स्पर्मेटोजेनेसिस करा दूंगा, जिससे कि कल मैं oogenesis, और oogenesis से रिलेटेड ही है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और आगे जाकर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल से मैं कनेक्ट कर पाऊं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बार क्विकली रिवीजन और करा दूं। ठीक है, जैसे आपको याद हो, ठीक है, सबसे पहले हमने मेल वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया था, रिवीजन भी करा दिया था। फीमेल वाला पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूं। फीमेल वाले पार्ट के अंदर भी हमने बताया था कि भाई प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। ठीक है, फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट भी होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? जैसे मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट में मैंने रटी टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, एपिडाइमिस और वास डिफरेंस की बात की थी। ऐसे ही फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, यूट्रस,
सर्विक्स और फाइनली, ठीक है, सर्विक्स के बाद वजाइना, ये पूरा डक्टस सिस्टम हो गया। क्लियर है? तो यहां पर भी होते हैं, यहां मेमोरी ग्लैंड भी आप पढ़ोगे, और क्योंकि मेमोरी ग्लैंड एक्चुअल में ग्लैंड नहीं है, इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, क्योंकि हार्मोनल इन्फ्लुएंस से ये जनरेट होते हैं। क्लियर है? और फाइनली एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, यहां भी पढ़ोगे, वहां भी पढ़े थे। यहां एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को हमने टर्म यूज किया वोल्वा या पुडेंडम भी बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को, जो मैं आज कराने वाला हूं। ठीक है, समझे? यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। देखो तुम्हारे सारे मैसेज अभी एकदम नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। ठीक है, चलो। ठीक है, तो वॉल्वा वाला पार्ट हम यहां आज कवर करेंगे। वॉल्वा का मतलब है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, तो एक बार क्विकली मैं रिवीजन करा दूं। ओवरी के बाद मैंने फैलोपियन ट्यूब की बात की थी। फैलोपियन ट्यूब की अगर बात करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, चलो वापस आ जाओ, फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर हम बात करते हैं, वॉइस क्रैकिंग। अच्छा ये बताओ, वॉइस क्रैक कर रही है क्या? वॉइस परफेक्ट है? नो सर, नो। ऑल गुड बेटा, एक बार चेक करो जो क्रैकिंग लिख रहा है ना, ठीक है, वो एक बार चेक करो। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं। फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। 10 to 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, इंटरनली लाइंड, याद हो, कॉल्यूमनार सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉल्यूमनार सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से इंटरनली लाइंड होती है। ठीक है, ओवरी के पास वाला पार्ट होता है वो नियरेस्ट होता है, ओवरी के दूर वाला पार्ट, ठीक है, डिस्टल होगा। ये प्रॉक्सिमल होगा तो वो डिस्टल होगा। ओवरी के पास वाले पार्ट को हम इनफंडिबुलम बोलेंगे, जिसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? फिम्ब्रे, जो एक तरीके से ओवा को कलेक्ट करने का काम करते हैं। सेंटर ओपनिंग होती है उसके अंदर, जहां से ओवा एंटर करता है उसको ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक है, इनफंडिबुलम आगे जाकर के थोड़ा वाइडर पार्ट बनाता है, इसको एम्पुला बोलते हैं। और एम्पुला आगे जाकर के एक नैरो नैरो ट्यूब में खुलता है। ठीक है, इसको इस्थमस बोलते हैं। इस्थमस नैरो होता है, डिस्टल पार्ट है जो यूट्रस से जुड़ा होता है। क्लियर है? फैलोपियन ट्यूब की बात मैंने बात की थी बेटा। ठीक है, ये यूट्रस में खुलती है। यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप है, नासपाती, उल्टा नासपाती, इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यूट्रस को हिस्ट्रा या वूम भी बोलते हैं। यूट्रस की बात की जाए तो यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती है, सबसे अंदर की, मिडिल और बाहर की। जो अंदर की लेयर है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और एंडोमेट्रियम हाईली ग्लैंडुलर होती है और सिक्रेटरी होती है। जबकि मिडिल लेयर की बात करते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं, मस्कुलर होती है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटीज के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ, सबसे अंदर की लेयर की बात करता हूं। ठीक है, सबसे अंदर की लेयर है, इसको बोलते हैं हम, जो कैसी होती है, हाईली वेस्कुलर सिक्रेटरी होती है। और ये वो लेयर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्रेक होती है, देन अगेन रीजनरेट होती है, ब्रेक होती है, देन अगेन रीजनरेट होती है। मतलब साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम के अंदर। जबकि मायोमेट्रियम की बात की जाए तो मायोमेट्रियम के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। जब बेबी का बर्थ होता है तो एक्सपेल्शन ऑफ बेबी के लिए यही लेयर तो रिस्पॉन्सिबल होती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराती है। ठीक है, और इसी लेयर पर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो पाते हैं। और सबसे बाहर की लेयर एपिथेलियम है, ट्यूनिका। ठीक है, सॉरी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर लेयर है जो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फाइनली हमने बात की थी, यूट्रस एक मस्कुलर वाला पार्ट बनाता है, लोअर, इसको हम सर्विक्स बोलते हैं, उसमें कैनाल होती है। सर्विकल कैनाल और वजाइनल कैनाल मिलकर के बर्थ कैनाल बनाते हैं, क्योंकि बेबी यहीं से पास होता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी वजाइना। वजाइना के अंदर कोई ग्लैंड नहीं होती। ठीक है, कोई ग्लैंड होते ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? इसकी ओपनिंग को कवर करने के लिए हाइमन होता है, जो हाईली वेस्कुलराइज म्यूकस एपिथेलियम है। ठीक है, जो सेंटर से एक परफोरेटेड होती है, ओपनिंग होती है, इससे मेंस्ट्रुअल फ्लो हो पाता है। ठीक है, वजाइना का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक के लिए यहाँ HCl नहीं होता, यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, लाइक लैक्टिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड बनते कैसे हैं सर? यहाँ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो म्यूकस का फर्मेंटेशन करके ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, जो उसकी पीएच को मेंटेन कर पाता है। पीएच मेंटेन करना सर क्यों जरूरी है? एसिडिक मीडियम क्यों जरूरी है? एक तरीके से ये
इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, तो ये बहुत जरूरी है। ये वाली बात सारी क्लियर थी, ठीक है। फिर फाइनली मैंने फैलोपियन ट्यूब समझाई दिया, यूट्रस समझाई दिया, ठीक है। बेसिक बेसिक मैंने ये सारा जो जो भी चीजें एनसीईआरटी की थी वो उसमें इंक्लूड कर दी थी। आज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होना है, वोल्वा पोडेंडम, इसको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीजें मैंने थोड़ा एडिशनल डाल दी थी, हटा देता हूं मैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है। होमोलोगस, होमोलोगस सिर्फ एक ही के लिए लिखोगे आप, क्लाइटोरिस के लिए बस, और किसी के लिए होमोलोगस टर्म नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी क्लाइटोरिस को ही एक्सप्लेन करती है। तो बच्चा कहेगा आउट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। वैसे तो पेपर किस डायरेक्शन में आएगा, हम लोग इसलिए एनसीईआरटी को बहुत मतलब क्लियरली कराना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। पर क्लाइटोरिस के लिए लिख लो, ठीक है, ठीक है। इसकी भी जरूरत नहीं है वेस्टिबुलम की, एडिशनल पॉइंट्स थे जो पहले मैंने लिखा दिए थे, ठीक है, अब जरूरत नहीं है। अब ये इतना आपको इतना याद रखना है, इतना तो आप याद रख लोगे, ठीक है। अब अगर मैं वोल्वा की बात करता हूं, पुडेंडम की बात करता हूं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करता हूं, जो पैल्विक रीजन के अंदर होते हैं, ठीक है। भाई मेल में भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया थे, फीमेल में भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, ठीक है, दोनों में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं। अब फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आएंगे, कुछ नाम है जैसे मोन्स प्यूविस, ठीक है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन और बेस्टिब्यूल। अब बेस्टिब्यूल क्या होता है, इसके अंदर वजाइनल ओरिफाई होती है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाई होती है, और ओपनिंग ऑफ डक्ट ऑफ वेस्टिबुल ग्लैंड्स। तो ये सारी चीजें मैं यहां डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, तो मुझे लग रहा है एक बार में ही सारी चीजें एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना बस आप, ठीक है। एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मेरे साथ कर सकते हो आप। सबसे पहले लेविया माइनोरा की बात करूंगा, फिर मेजोरा की बात करूंगा। देन लेविया मेजोरा, फ्लैशी फोल्ड होगा ये तो। ठीक है, चलेगा इतने से। ठीक है, ये बेसिक सा डायग्राम ड्रॉ कर लो, बिल्कुल बेसिक सा, ठीक है। अब यहां एक इनर पाउच दिखाया है, एक आउटर पाउच दिखाया है, इसी के अंदर हम सारी चीजें लेबल करके एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। हाइमन दिखा सकते हो आप यहां पर। इतना ड्रॉ कर लो आप, ठीक है।
ठीक है। मेजोरा की बात करते हैं। फिर माइनोरा की बात करते हैं। और क्लाइटोरिस की भी बात धरी करनी है। ठीक है, आ जाएगा। यहां तक लिखो, ठीक है। यहां तक आप नोट करो इसको। बहुत तरीके से दिखा दिया है मैंने। ठीक है, मोन्स प्यूविस, बाहर वाला व्हाइट वाला मेजोरा, अंदर ग्रीन वाला माइनोरा, ऊपर जो मैंने इधर दिखा दिया स्ट्रक्चर क्लाइटोरिस। ठीक है, और ये वजनल ओपनिंग को कवर करता हुआ म्यूकस का मेम्ब्रेन हाइमन। ठीक है, तीन। इसको नंबर 4 डाल दो, इसको नंबर 5 डालो। यही याद कर लेना सारी जितने पॉइंट्स होंगे। ये एनस हो गया। अगर यहां बात करेंगे हम, यहां से यहां तक जो भी दिख रहा है, इसको वेस्टिब्यूल टर्म यूज करेंगे हम। इस तरीके से बनाओ, इसको वेस्टिब्यूल टर्म यूज करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ। वेस्टिब्यूलम या वेस्टिब्यूल, अब देखो एक एक करके समझा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की बात करता हूं तो ये पेल्विक रीजन होता है पूरा। समझना, इस पेल्विक रीजन में फैटी टिश्यू बहुत ज्यादा डिपोजिट होते हैं। ठीक है, ये फैट और हेयर्स हो सकते हैं, यहां पर फैट हेयर्स। ठीक है, फैट और हेयर्स यहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं मोन्स पीविस की बात करता हूं, यहां आपको फैट, ठीक है, एंड हेयर, ये आपको देखने को स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, फैट क्यों होता है? क्योंकि इंटरनल ओवरी वगैरह जो आपके इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होते हैं, उनको शॉक से बचाने के लिए नेचर ने यहां फैट का डिपोजिशन किया है, जो एक तरीके से शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। मेजोरा एक फ्लैशी फोल्ड होता है। मेजोरा एक फ्लैशी फोल्ड है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी लिखती है मेजोरा इज अ फ्लैशी फोल्ड, बड़ा वाला पाउच जो है फ्लैशी फोल्ड होता है। यहां पर भी फैट और हेयर प्रेजेंट होते हैं, पर माइनोरा के अंदर फैट और हेयर प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, माइनोरा के अंदर फैट एंड हेयर्स नहीं होते। माइनोरा इनर पार्ट है। क्वेश्चन आता है कि जो क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस, ठीक है, क्लाइटोरिस माइनोरा के एंटीरियर एंड पर मिलता है या मेजोरा के एंटीरियर एंड पर मिलता है? क्लाइटोरिस की बात करता हूं मैं। ठीक है, ये एंटीरियर हो गया, तो नीचे क्या हो गया? पोस्टीरियर। तो माइनोरा के एंटीरियर एंड पर मिलता है क्लाइटोरिस। ठीक है, तो क्लाइटोरिस ध्यान रखना है। कह सकते हो इट इज अ, इसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। यानी कह सकते हो मेल के ग्लैंस पेनिस की तरह होता है, क्योंकि यहां पर भी इसको कवर करने के लिए कि स्किन जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम प्रीप्यूस बोलते हैं, प्रीप्यूस।
प्रीप्यूस या फोरस्किन टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है, प्रीप्यूस या फोरस्किन, ठीक है। ग्लैंस पेनिस को कवर करने के लिए यहाँ एरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, जैसे ग्लैंस पेनिस के अंदर एरेक्टाइल टिश्यू होते हैं ना, इरेक्शन, ठीक है। और इरेक्शन के लिए इसलिए बनाया गया नेचर ने, क्योंकि इसको अगर स्टिमुलेट करोगे तो फीमेल सीक्रेशन ज्यादा होगा, और अगर फीमेल सीक्रेशन ज्यादा होगा तो वो फेवरेबल कंडीशंस बनाता है जो कि फर्टिलाइजेशन को लीड करती है। और नेचर, मैं बताया था, नेचर चाहती है फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है, और नई प्रोजेनी बने, ठीक है। उसी के हिसाब से यहां पर नेचर ने हर चीज को डिजाइन किया है, ठीक है। तो मोन्स प्यूबिस, एंटीरियर एंड पर फैट और हेयर का डिपोजिशन है यहां पर, ठीक है। लेबिया मेजोरा, सेकेंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फ्लैशी फोल्ड है, यहां पर भी फैट और हेयर होते हैं। लेबिया माइनोरा इसके अंदर होता है, इसके एंटीरियर एंड पर क्लाइटोरिस होता है, ध्यान रखना है। इसमें रेक्टाइल टिश्यू होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। होमोलोगी दिखाता है मेल ग्लैंस पेनिस के, जो यहां हमने ऑलरेडी ऐड कर ही दिया है, ठीक है। होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस इन मेल, मेल के ग्लैंस पेनिस के होमोलोगी दिखाता है क्लाइटोरिस। माइनोरा के एंटीरियर एंड पर होता है, ना कि मेजोरा के एंटीरियर एंड पर होता है, माइनोरा के एंटीरियर एंड पर होगा, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ, क्लाइटोरिस हो गया। हाइमन अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो मैंने बताया था ये वेस्कुलर, हाईली वेस्कुलराइज म्यूकस लेयर है, ठीक है। और एनसीईआरटी लिखती भी है कि हाइमन का होना है ना होना, ठीक है, वर्जिनिटी को डिसाइड नहीं करता। पूरा एक पैरा दे रखा है इन्होंने, बोर्ड में तो काफी पूछा जाता है, क्योंकि कई केसों के अंदर हाइमन नॉर्मली ब्रेक हो जाती है, टेम्पोनम यूज करने में हो जाती है, हॉर्स राइडिंग में यूज करने में, हॉर्स राइडिंग करोगे तो हो जाएगी, जो जंप करते हैं, रनिंग करते हैं, ठीक है, या उछलने कूदने वाले गेम खेलते हैं, तो वहां पर इसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी होती है। कई केसों में सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बाद भी ये ब्रेक नहीं होती, ठीक है। तो इसका होना ना होना वर्जिनिटी को डिसाइड नहीं करता, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पूरा पैरा दे रखा है इन्होंने, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं वेस्टिब्यूल क्या है, वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल लेबिया माइनोरा के अंदर का जो पूरा स्पेस दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा स्पेस लेबिया माइनोरा के अंदर का, ये वेस्टिब्यूल है। इसमें दो ओपनिंग नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है। एक तो यूरेथ्रल ओपनिंग है, एक वजाइनल ओपनिंग है, ठीक है। एक यूरेथ्रल ओपनिंग है और एक वजाइनल ओपनिंग है। ओपनिंग को हम ऑरिफाइस बोलते हैं, तो मैं लिख सकता हूं उसको यूरेथ्रल ऑरिफाइस, और एक को लिख सकता हूं वजाइनल ऑरिफाइस। समझना मेरी बात, तो इसके लिए मैं टर्म यूज करता हूं अलग, इसके लिए अलग, ठीक है। एक को तो हम बोलेंगे यूरेथ्रल ऑरिफाइस, एक को बोलेंगे वजाइनल। यूरेथ्रल ऑरिफाइस और वजाइनल ऑरिफाइस, ठीक है। ऑरिफाइस मतलब ओपनिंग के लिए टर्म यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक बात तो ध्यान रखना, अगर मैं स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स की बात करता हूं, तो यूरेथ्रल ऑरिफाइस के भी अराउंड कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, और वजाइनल ऑरिफाई के अराउंड भी कुछ ग्लैंड देखने को मिलते हैं। जो यूरेथ्रल ओरिफाई के अराउंड ग्लैंड देखने को मिल रहे हैं उनको पैरा, पैरा का मतलब है इसकी पेरीफ्री पर, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। वजाइनल ओरिफाई के भी अराउंड कुछ ग्लैंड देखने को मिलते हैं, वन पेयर होते हैं, ठीक है। इनको स्किन ग्लैंड बोल सकते हो, स्किन ग्लैंड बोल सकते हो इनको, ठीक है, आप समझ रहे हो। जैसे मेल के अंदर काउपर्स ग्लैंड थे ना, जिनको हम बर्बो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, इसलिए यहां पर आप इनको बर्थोलाइन ग्लैंड कह सकते हो, बर्थोलाइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये फीमेल के सेक्स एसेसरी ग्लैंड हो गए, तो इसको इसी में इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां बात करूंगा इनकी, ये और ये, इसको अलग मेंशन कर दो, ये और ये इसको अलग मेंशन कर दो यहां पर, तो एक ही स्लाइड में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। यानी वेस्टिब्यूल स्पेस विद इन लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, माइनोर के अंदर का जो स्पेस है उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। सब कुछ जो भी दिख रहा है वेस्टिब्यूल के अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ऊपर वाले ग्लैंड को पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड।
क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुम्हारा कोई भी, ठीक है। नीचे वाले को आप बोल सकते हो स्किन्स ग्लैंड या बर्थोलाइन ग्लैंड। पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड या बर्थोलाइन ग्लैंड, समझना। हाँ, बर्थोलाइंस ग्लैंड, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड या बर्थोलाइंस ग्लैंड। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान, क्वेश्चन आता है इनमें से स्किन्स ग्लैंड किसको कहते हैं, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन है। बाई चांस पूछ ले तो क्या बोलोगे? तो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड को ही आप स्किन्स ग्लैंड बोल सकते हो, यस। और दोनों ही वन पेयर हैं, ये भी जोड़ी में दिखा रखी है, ये भी जोड़ी में दिखा रखी है, तो इसके लिए मैं इसी में लिख देता हूं, जगह छोड़ दी मैंने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दोनों ही वन वन पेयर होते हैं। अब मुझे बताओ, ये बेसिक पूरा मैंने लिख दिया है, यहां तक कोई डाउट है? यस सर। ओवरी में बेटा 3 लेयर होते हैं, ठीक है, ओवरी में 3 लेयर बताए थे ना मैंने। हाँ, ओवरी में सर कितने लेयर होते हैं? 3, इनर मिडिल आउटर, 3 लेयर होते हैं ओवरी के अंदर, ठीक है, इनर मिडिल आउटर। इसको फटाफट नोट करो, इस डायग्राम को नोट करो। सिंपल डायग्राम बनाना ना बन पाए तो बस सिंपल दो आप वो बना दो, एक इंटरनल बना दो, एक उसके ऊपर एक बाहर लाइन खींच दो, बस पोजीशन दिखा देना किसकी पोजीशन कहाँ होती है, ठीक है। ये फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड हो गए। मेमरी ग्लैंड एक्चुअल में फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड नहीं है, इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, क्योंकि हार्मोन की वजह से डेवलप होते हैं वो, ठीक है। ये पूरा आपका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आ गया। ये डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लोगे तो मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बस ये है। यहां तक बताओ फटाफट। यार वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है क्या? एक बच्चा फिर लिख रहा है वॉइस इज क्रैकिंग। नो। नहीं बेटा, यूरेथ्रा मेल और फीमेल में सेम नहीं होती, ठीक है। यूरेथ्रा मेल और फीमेल में सेम नहीं होती। फीमेल में यूरेथ्रा ओनली 4 सेंटीमीटर की होती है, मेल में यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर की होती है, तो सेम कैसे हो जाएगी? मेल के अंदर यूरेथ्रा को यूरिनो जेनाइटल डक्ट बोलते हैं, बताया था, क्योंकि उसी से सीमन निकलता है, उसी से यूरिन निकलती है। पर फीमेल में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक अलग है और यूरिनल ट्रैक अलग है, दोनों सेपरेट है। यूरिन से ओवा नहीं निकलता, आप समझ रहे हो? हाँ, मतलब यहाँ वाला ट्रैक अलग है, दोनों ट्रैक अलग है, वजाइनल ट्रैक अलग है और यूरेथ्रल ट्रैक अलग है, तो आप इसको यूरिनो जेनिटल डक्ट नहीं बोल सकते, समझे? ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को हमने, ठीक है, 5 पार्टों में डिवाइड किया है। पहला हम सबसे पहले बोलेंगे इसमें, ठीक है, मोन्स प्यूविस, ठीक है, एंटीरियर पार्ट पर फैट के डिपोजिशन से, ठीक है, उठा हुआ पार्ट जो प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, वहां हेयर्स मिलते हैं और फैट का डिपोजिशन होगा। फिर एक ऊपर फ्लैशी फोल्ड, फ्लैशी फोल्ड होता है, बड़ा फ्लैशी फोल्ड, इसको आप लेबिया मेजोरा बोलोगे, यहां पर भी फैट का डिपोजिशन होगा, हेयर होंगे, पर माइनोरा के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। बट माइनोरा के एंटीरियर एंड पर क्लाइटोरिस होता है, जो होमोलोगी दिखाता है। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होमोलोगी होती है और एक एनालोगी होती है। ऑप्शन में एनालोगी भी आएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे वहां गलत करके आएंगे, पहले ही बोल दे रहा हूं, क्योंकि अब आप इवोल्यूशन पढ़ते हो, उसमें होमोलोगी एनालोगी, होमोलोगी का मतलब है जिसके टिश्यू सेम हो, एनालोगी का मतलब है इसका फंक्शन सेम हो, ठीक है। तो इसका फंक्शन और ग्लैंस पेनिस का फंक्शन सेम थोड़ी ना होगा, वो अलग है, ये अलग है, बट दोनों के अंदर इरेक्टाइल टिश्यू है, यानी एनाटॉमिकल अगर देखोगे टिश्यू के लेवल पर जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, तो होमोलोगी टर्म यूज करोगे। तो आप बोलोगे कौन सा ऐसा पार्ट है
या क्लाइटोरिस किसके हेमोलॉगी दिखाता है, ठीक है, या एनालॉगी दिखाता है, तो एनालॉगी गलत हो जाएगा, होमोलॉगी सही होगा। ये होमोलॉगी दिखाएगा ग्लैंस पेनिस, मेल ग्लैंस पेनिस, क्योंकि वहां पर भी इरेक्टाइल टिश्यू है, इसके अंदर भी इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, ठीक है। और वहां पर भी प्रिप्यूस होती है फोरस्किन कवर करने के लिए, यहां पर भी प्रिप्यूस होती है फोरस्किन कवर करने के लिए, बस यही एक काम का पॉइंट है। फिर यहाँ यहाँ पर आपको एनएस देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर के जो पूरे पार्ट है इसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं, और वेस्टिब्यूल के अंदर ही ग्लैंड्स और ओपनिंग्स होती हैं। तो एक यूरेथ्रल ओपनिंग ध्यान रखनी है और वजाइनल ओपनिंग ध्यान रखनी है, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग की पेरीफ्री पर, पैरा पैरा मतलब पेरीफ्री पर मिलने वाले ग्लैंड, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, इनको स्किन्स ग्लैंड बोलते हैं। और इसके लिए टर्म यूज करेंगे जैसे वहां पर, ठीक है, आपको ध्यान रखना था काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूथरल ग्लैंड थे, यहां पर आपको बर्थोलाइन ग्लैंड ध्यान रखने, बर्थोलाइन ग्लैंड अराउंड कह सकते हो आप वजानल ओरिफाई, ये दोनों ही वन वन पेयर होते हैं, ये भी वन पेयर, ये भी वन पेयर, ठीक है। और अंदर वाले पार्ट को आपने बता ही दिया वेस्टिब्यूल बोलते हैं। अब बताओ इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं आपका। हाइमन मैंने बता ही दिया है, हाइमन वजाइनल ओपनिंग को कवर करने के लिए, ठीक है, लेयर होती है हाइमन, ये भी इसी में इंक्लूड है। तो अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से पार्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, तो एक तो हो गया मोन्स प्यूबिस, मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमन। वेस्टिब्यूल के अंदर क्या क्या आता है, वजाइनल ओरिफाइज आ गया, ठीक है, ठीक है, यूरेथ्रल ओरिफाइज आ गया, और वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स आ गए, ठीक है। ये सारा मैंने इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन कर ही दिया है। जरूरी नहीं वॉल्वा पूछे, वॉल्वा और पोडेंडम एक ही बात है, ऐसे भी पूछ सकता है, एक्सटर्नल जेनिटली आप जानते ही हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट एकदम क्लियर है, अगर क्लियर है तो आप थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दो थंब से, मैं आगे बढ़ जाता हूं। क्लाइटोरिस पोजीशन मैंने बता दी है बेटा, माइनोरा के एंटीरियर, भाई नीचे पोस्टीरियर होगा, ऊपर की साइड माइनोरा के, भाई अंदर वाला पाउच माइनोरा है, ऊपर वाला पाउच मेजोरा है, तो माइनोरा के एंटीरियर एंड पर मिलता है, मेजोरा के एंटीरियर एंड पर नहीं मिलता, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ मृदुल, तुम क्या कह रहे हो, अगर लिखोगे तो मैं समझ लूंगा, ठीक है। अब तुम इतना बड़ा लिख रहे हो। हाँ बेटा, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस हम देने वाले हैं, मतलब हम यार क्वेश्चन प्रैक्टिस देने वाले हैं, किस तरीके से देंगे हम बताएंगे आपको। चलो, हाँ पेयर्स हैं, वन वन पेयर्स। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अच्छा, एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस पे क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के मत आना, समझ लो एक बार, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा है यूट्रस है, तो समझ जाओगे स्ट्रक्चर यूट्रस में। यूट्रस कहाँ खुलेगा, सर्विक्स में खुलेगा, ये आप भी जानते हो सर्विक्स में खुलता है। और नीचे फिर क्या होती है, वजाइना, ये पूरी ट्रैक दिख रहा है, ये वजाइना है। वजाइना एक पाउच में खुलती है, जो इनर पाउच दिख रहा है आपको, छोटा वाला पाउच, एक तो इनर पाउच दिख रहा होगा ये वाला, इसको माइनोरा बोलेंगे, और बाहर वाले पाउच को क्या बोलेंगे, मेजोरा, ये मेजोरा हो गया, ये माइनोरा हो गया। तो मेजोरा और माइनोरा भी आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। माइनोरा और मेजोरा एक साथ करा देता हूं मैं, लेविया मेजोरा और लेविया माइनोरा, ठीक है। माइनोरा के एंटीरियर एंड पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्लाइटोरिस देख बोलेंगे, आप समझ जाओगे क्लाइटोरिस है, ठीक है। तो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर कहां खुलेगा, आप बोलोगे यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के अंदर खुलेगा, ठीक है। सारे पॉइंट कवर हो गए, हाँ। वजानल ओरिफाई, तो ये वजानल ओरिफाई है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है आपको, वजाना की ओपनिंग पे वजानल ओरिफाई हो गया, ठीक है। और ये जो आपको एक बोन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो समझ जाओगे प्यूबिक सिम्फाइसिस है, जो कूले की हड्डी को जोड़ने का काम करती है। और पीछे की साइड में तो एनएस हो गई, रेक्टम है, इसलिए रेक्टम की ओपनिंग को आगे जाकर के एनएस बोलोगे आप। तो इस डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओगे, मुझे जो लगता है, अगर आप समझ रहे हो तो, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, पहले एनसीईआरटी के हिसाब से समझाता हूं मैं, ये तो बात की बात है। एक एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है मेमोरी ग्लैंड का, ठीक है, अब समझना। मोहित मेरी भी सुनो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये वाली स्लाइड छूट गई क्या आपकी, देखो अभी बैक स्लाइड तो मैं कराऊंगा, अभी अभी नहीं, इसको अभी नहीं करा रहा हूं, इसमें कोई डाउट है किसी को, इसमें डाउट नहीं होगा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको देखना है, ये आपने सारा नोट कर लिया है आपने, ठीक है, सारा नोट कर लिया होगा आपने। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये मैं भी बताऊंगा आपको। पहले मैं मेमोरी ग्लैंड समझाना चाह रहा हूं, ठीक है।
मैंने बताया था मेमोरी ग्लैंड एक्चुअल में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है, आप समझ रहे हो, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है, ग्लैंड नहीं है, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे हार्मोनल इन्फ्लुएंस से बनते हैं ये, ठीक है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस से बनते हैं। एस्ट्रोजन मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन भी इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो हार्मोनल इन्फ्लुएंस से बन रहा है, ऐसे ही नहीं बन रहा यूं ही, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं वो कहां होते हैं, किन मसल्स के ऊपर होते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो जाएगा पैक्टोरेलिस मेजर मसल्स के ऊपर होते हैं, पैक्टोरेलिस मेजर मसल्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। ओके, तो पैक्टोरेलिस मेजर मसल्स के ऊपर होते हैं, पहली बात ध्यान रखना, ठीक है। कहां होते हैं? पैक्टोरियलिस मेजर मसल्स। कहां पर होते हैं पैक्टोरियलिस मेजर मसल्स? आपका जो रिब केज होता है, ठीक है, ये बड़ी सारी रिब्स हैं आपकी, ये सारी की सारी रिब्स के बीच में क्या है, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाए थे, ठीक है। अब इनके ऊपर भी एक मसल्स का पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा मसल्स का एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत हार्ड मसल्स है, इन्हीं को बोलते हैं पैक्टोरियलिस मेजर मसल्स, पैक्टोरियलिस मेजर मसल्स। बस इनके ऊपर होते हैं मेमोरी ग्लैंड। ये क्वेश्चन आएगा कि मेमोरी ग्लैंड किस मसल्स के ऊपर होते हैं? पैक्टोरियलिस मेजर मसल्स के ऊपर होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, पैक्टोरियलिस मेजर मसल्स के ऊपर होते हैं, एक तो समझ में ये आ गया। अब मैं बात करूंगा मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर की, ठीक है, मैं समझना बहुत तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी लोब्स, ठीक है। अगर मैं मेमोरी लोब्स की बात करता हूं तो एनसीईआरटी बोलती है 15 से 20 ऐसे, ऐसे समझो, आपने ग्रेप्स खाए होंगे, ग्रेप्स का एक बंच होता है, ग्रेप्स का एक बंच एक लोब है, तो ऐसी ग्रेप्स के लगभग 15 से 20 बंच होते हैं एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो जहां प्रॉपर स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करना आप, इसमें थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है, थोड़ा ऐसे समझना। एक लोब ये क्या, अच्छा, इसके दोनों को मिलाकर के एक लोब बनेगा, सिंगल लोब का डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये एक ग्रैप्स यहां आ जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, ये थोड़ा मैंने, अब ठीक है। अब इनसे लगे छोटे छोटे एल्वियोलस, एक का डायग्राम बनाता हूं, सेम ऐसे स्ट्रक्चर यहां सब जगह होगा, और इन एल्वियोलस का फॉर्मेशन हो रहा है छोटी छोटी सेल से, ठीक है, ऐसी सब जगह लगे होंगे, ठीक है। एक और दिखा दो, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, ऐसे ही स्ट्रक्चर्स होंगे, छोटे छोटे बना देता हूं मैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे। दो को थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया है मैंने, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक लोब हो गया, सिंगल लोब, ये सिंगल लोब हो गया, पूरा बंच बनेगा, इससे एक अच्छा खासा बंच बनेगा। इसको मेमोरी लोब बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? मेमोरी लोब। कितने होते हैं मेमोरी लोब? 15 से 20। हम इसकी बात कर रहे हैं अभी, मेमोरी लोब की बात कर रहे हैं, ठीक है। 15 से 20 इस तरीके के मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं मेमोरी लोब्स की बात करता हूं, उनका फॉर्मेशन किससे हो रहा है? छोटे छोटे मेमोरी एल्वियोलस
समझना, जो दिख रहे हैं ना ये है मेमोरी एल्व्यूलस, मेमोरी एल्व्यूलस, समझना मेरी बात। और इन मेमोरी एल्वुलस में छोटे छोटे सेल दिख रहे हैं ना, मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स हैं। ये क्या है? मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। ठीक है, मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स हैं। समझना, ये मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स, इन्होंने डायरेक्टली मेमोरी डक्ट दिखा दिया ना, अभी मेमोरी ट्यूब्यूल्स बनेंगे। ठीक है, मिल्क सिक्रेटिंग डक्ट, छोटी छोटी डक्ट में, ये डक्ट दिख रहे हैं ना आपको, इनमें अपने सीक्रेशन को ओपन करते हैं, इनके अंदर, इनके अंदर ओपन करते हैं, इनको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स खुलते हैं, अगेन एक डक्ट में इसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट। और अगर मेमोरी डक्ट की बात करता हूं तो ऐसे ही ये मेमोरी डक्ट आएगी, ये आई, एक ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाएगी, इसको बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। और ये मेमोरी एम्पुला आगे जाकर के एक छोटी सी पतली डक्ट के थ्रू निप्पल में खुलेगा, इस तरीके से। निप्पल में कोई एक एम्पुला नहीं खुलता है, ऐसे ढेरों सारे एम्पुला यहां आकर ओपन करते हैं। मैं तो एक दिखा रहा हूं डायग्राम बना करके, ठीक है। और इसमें भी ध्यान रखना है आपको, यहां पर पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, हाईली सेंसरी एरिया होता है, क्योंकि मिल्क का इजेक्शन ही एक न्यूरो सेंसरी मैकेनिज्म है, इसलिए ये निप्पल हो गया। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ कि मेमोरी डक्ट हो गई। ये कहां खुल रही है? एम्पुला। एम्पुला कहां खुल रहा है? लैक्टिफरस डक्ट के अंदर। जो फाइनली मिल्क में, मतलब उसमें निप्पल में खुल रहा है। अब समझना मेरी बात अच्छी तरीके से, फिर मैं एनसीईआरटी के डायग्राम से कंपाइल करूंगा उसको। सबसे पहले मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स धीरे धीरे यहां पर क्या कर रही है? मिल्क को रिलीज कर रही है इन छोटे छोटे एल्वुलस की कैविटी के अंदर, ये मिल्क को रिलीज कर रही है, मिल्क इसमें रिलीज हो रहा है। ठीक है, यहां पर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स भी होते हैं, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स भी होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा, इनसे बाइंड करेगा, इनसे बाइंड करेगा ऑक्सीटोसिन, तब जाके इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और मिल्क आगे फ्लो करना चालू करेगा। मिल्क धीरे धीरे यहां से निकलना चालू करेगा। ये मिल्क यहां से होता हुआ छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स के थ्रू, इनको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक डक्ट में आएगा, इसको मेमोरी डक्ट बोलते हैं। ये डक्ट से होता हुआ सारा मिल्क इस एम्पुला में टेम्परेरी स्टोर होगा, टेम्परेरी इस एम्पुला में स्टोर होगा। और जब बेबी मिल्क को सक करता है तो लैक्टिफरस डक्ट के थ्रू सीधे निप्पल के थ्रू उसके माउथ के अंदर जाएगा। यानी लैक्टिफरस डक्ट उतने ही होंगे जितने यहां पर मेमोरी लोब्स है, यानी 15 से 20 मेमोरी लोब्स हैं, तो 15 से 20 ही यहां पर क्या होंगे? लैक्टिफरस डक्ट होंगे। ठीक है, तो एक निप्पल में कोई एक लैक्टिफरस डक्ट नहीं होती, 15 से 20 लैक्टिफरस डक्ट का एक बंच होता है जो निप्पल में आकर के खुलता है। आप समझ रहे हो? यहां तक कोई डाउट? यस, ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है सर? समझाऊंगा कैंसर में डिटेल में, अभी तो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एनी सेल आप समझ ही रहे हो, जो आज की डेट में बड़ा कॉमन कैंसर है। ठीक है, बहुत कॉमन कैंसर होता जा रहा है फीमेल्स के अंदर, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है,
फीमेल तो छोड़ो, बच्चों के अंदर हो रहा है, क्योंकि मेरा डिस्कशन बीच में एक बच्ची से हुआ था, ठीक है, जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रही थी, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ा कॉमन है, ठीक है, बहुत तेजी से फैल भी रहा है, बट इसका इलाज है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके केस में, ठीक है। तो सबसे पहले समझ में आ गया, इस तरीके से अंगूर के छोटे छोटे, एक सिंगल सिंगल अंगूर है, ग्रेप्स है, और इनके बंच बनते हैं, बंच। इस बंच को हम लोब्यूल्स बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं, मेमोरी लोब्स, ठीक है, समझ रहे हो। और इन छोटे छोटे ए एल्वुलस हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, एल्वुलस हैं, ये मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स है। और ये मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स मिल्क को रिलीज करते हैं, जो कहां जाते हैं, टिब्यूल्स के अंदर। टिब्यूल से कहां जाएंगे, डक्ट के अंदर। डक्ट से कहां जाएंगे, एम्पुला। लैक्टिफेरस डक्ट सीधे निप्पल में खुलती है। ये सीक्वेंस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मेमोरी टिब्यूल से मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से एम्पुला, एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट, ये सीक्वेंस मत भूलना, इस पर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और चारों तरफ फैट का डिपोजिशन होता है, ये फैट एक तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो, कॉन्ट्रेक्शन जब होगा सब में हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अच्छा, इनको भी एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है ये भी देख लो। मेमोरी डक्ट, डक्ट यहां दे रखा है, अच्छा ये दे रखा है एनसीईआरटी ने। एम्पुला दे रखा है एनसीईआरटी ने, और लैक्टिफेस डक्ट दे रखी है। टिब्यूल्स एनसीईआरटी के डायग्राम में नहीं है, पर एनसीईआरटी की थ्योरी में टिब्यूल्स के बारे में भी दे रखा है। तो सीक्वेंस ध्यान रखनी है, कैसा क्या होता है ध्यान रखना है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब बाइंड करता है, तब जाकर के इनके स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और मिल्क यहां से निकलना चालू कर देता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। एरियोला, एरियोला पिगमेंटेड एरिया है जो मैंने वहां बना रखा है, इसको एरियोला बोलते हैं, ठीक है। एरियोला पिगमेंटेड एरिया है जो यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, और ये पूरा हाईली सेंसिटिव एरिया होता है, ठीक है। सेंसेशन यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे कि जब बेबी मिल्क को सक करता है, मेपल को सक करता है, तो ऑटोमेटिकली मिल्क का फॉर्मेशन, इंजेक्शन चालू हो जाता है। पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा मैं, ठीक है। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? इतने में डाउट है तो बताओ, फिर वापस आ रहा हूं। अभी मैंने बताया मेमोरी ग्लैंड एक्चुअल में है क्या, कुछ भी नहीं है। मैंने बताया इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। डायग्राम बना रहे हो तो बना लो, मैं मना नहीं कर रहा, डायग्राम बना लो। यस, डायग्राम दोनों ही बनाने हैं। जो मैंने बनाया है वो कंसेप्चुअल है, क्वेश्चन को गलत होने से रोकेगा। पर एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो एनसीईआरटी का डायग्राम भी आपको क्लियर होना चाहिए, समझ रहे हो। नहीं, मेजोरा टर्म यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। लेविया मेजोरा के किसी भी एंड पर आप क्लाइटोरिस को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, गलत हो जाए क्वेश्चन। हमेशा क्लाइटोरिस माइनोरा के एंटीरियर एंड पर होता है। ठीक है बेटा उज्जवल, सही सीक्वेंस लिखा है। यस, ऑक्सीटोसिन मिल्क इंजेक्शन हार्मोन है, बताने वाला हूं। कोई पेनफुल नहीं होता, ठीक है। एरियोला बेटा पिगमेंटेड रीजन होता है, निप्पल के अराउंड एक पिगमेंटेड सर्कल होता है, उसमें पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होते हैं, डार्क सर्किल होता है, वहां न्यूरॉन्स ज्यादा होते हैं, उसको एरियोला बोलते हैं, ठीक है। यहां दिखा भी रखा है, ये पिगमेंटेड ला का पूरा ये पिगमेंटेड रीजन, ठीक है। चलो, ये जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं सारे मैंने मेंशन कर दिए। अब मैं वापस आ रहा हूं। तो मैंने बताया मेमोरी ग्लैंड एक्चुअल में कोई ग्लैंड नहीं है, ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, रूपांतरण। इनको सुडोरोफिक ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। एक जनरल बात मैंने लिख दी है, मेमोरी ग्लैंड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, बस स्वेट ग्लैंड ही याद रखो। एपो मीरो इस सबने एक जमाने में लिखाते थे। स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, उसको सुडोरोफिक ग्लैंड बोलते हैं, जो मिल्क बनाते हैं। पहली बात, मेमोरी ग्लैंड अटैच विद, अभी बताया मैंने किस मसल से अटैच होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, पेक्टोरलिस मेजर मसल से अटैच होते हैं। अगला एनसीईआरटी में दे रखा है मेमोरी ग्लैंड में कितने लोब्स होते हैं, 15 से 20 लोब्स होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइनें मैंने कवर कर दी, ठीक है। फिर एनसीईआरटी बोल रही है इन ईच लोब आर सेवरल स्मॉल कंपार्टमेंट, जिनको हम लोब्यूल्स बोलते हैं, कंपोज्ड ऑफ ग्रैप्स लाइक क्लस्टर ऑफ मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स, जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है।
आप समझ रहे हो, स्मॉल कैविटी। ये लाइन मैंने एडिशनल डाल दी है, चाहो तो करो, जरूरत नहीं है। ईच लैक्टिवरस डक्ट टिपिकली कैरी मिल्क फ्रॉम वन ऑफ द लोब्स टू द एक्सटीरियर। यानी अगर 15 से 20 लोब हैं तो 15 से 20 ही लैक्टिफरस डक्ट होंगे जो मिल्क को डायरेक्ट निप्पल तक लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई खास चीज ऐसी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये क्लियर है? अच्छा, ये मैंने एक डायग्राम भी डाल दिया है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड या लोब्यूल का पूरा लोब्यूल है, छोटे छोटे लोब्स दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, मतलब मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स दिख रहे हैं आपको ये। ठीक है, ये आपको मायो एपिथेलियल सेल दिख रहे हैं, और यहीं पर ही ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। यही ऑक्सीटोसिन बाइंड करता है, तो इन स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तब ये सेल मिल्क रिलीज करते हैं, यहां से मिल्क होता हुआ आगे मूव करता है। ठीक है, अब आ जाओ लैक्टेशन। यहां मैं थोड़ा हार्मोन वाली बात क्लियर करूंगा। लैक्टेशन वैसे आगे का टॉपिक है, पर मैंने यहीं जोड़ दिया है। ठीक है, अब लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म हो जाता है, तो जन्म के बाद एक पीरियड आता है, लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, हाँ, जिसमें मदर बेबी को फीडिंग कराती है, वो लैक्टेशन पीरियड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखा है मैंने, जो ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज कॉल्ड, इसको थेलार्के बोलते हैं। एक जनरल पता होना चाहिए आपको, प्यूबर्टी के टाइम पर जो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ हो रही है, इसको थेलार्के बोलते हैं। ठीक है, पर इस समय इसको रेगुलेट करता है एस्ट्रोजन, ओनली एस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन। पर प्रेगनेंसी के टाइम पर, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है, समझना। पर उसको रेगुलेट करता है मेनली प्रोजेस्टेरॉन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन, पर हेल्प करता है लैक्टोजेनिक हार्मोन पीआरएल, एनएचपीएल, ये भी हेल्प करते हैं, पर मेनली प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करेगा। जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी ओवरी से तो प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है, पर प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होता है ना, अभी बताऊंगा, आगे आगे का टॉपिक है। ठीक है, लैक्टोजेनिक हार्मोन पीआरएल और एचपीएल प्लेसेंटा से निकलते हैं, तो ये भी मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। समझ में आ गया? तो इसलिए मैंने कहा मेमोरी ग्लैंड कोई ग्लैंड नहीं है, इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो हार्मोन की वजह से डेवलप होते हैं। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? क्लियर? कॉर्पस लिगामेंट अब मत पढ़ो, ठीक है। कॉर्पस लिगामेंट मैंने कराए थे पुराने 2-3 साल के लेक्चरों में, देखोगे कॉर्पस लिगामेंट मिल जाएंगे, जो मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को मेंटेन, देखो अब समझो मेरी बात। एक जमाना था तब हम ज्ञान के लिए पढ़ाते थे, थोड़ा मैं एनसीईआरटी तो पढ़ाता ही था, ठीक है, बट अब टोटली फोकस, क्योंकि अब क्या हो गया ना, लॉकडाउन के बाद मतलब एकदम गवर्नमेंट एनसीईआरटी पर फोकस कर रही है, तो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड आ जाओ, जहां कंसेप्ट की बात आएगी, क्योंकि जूलॉजी मेन सब्जेक्ट है। क्योंकि बॉटनी पूरी एनसीईआरटी से आती है 100%, जूलॉजी में 4-5 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाते हैं हर साल, ठीक है। तो मजबूरी होती है कुछ कुछ एडिशनल पॉइंट ऐड कराने की, पर जो जरूरी होंगे वो मैं खुद ऐड करा दूंगा, ठीक है। रिमेनिंग एक्स्ट्रा फालतू के पॉइंट मैं कट कर रहा हूं, ठीक है। कूपर्स लिगामेंट पर क्वेश्चन अब नहीं आएगा बेटा, ठीक है। कूपर्स लिगामेंट मेमोरी ग्लैंड को होल्ड करने के लिए होते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वो कूपर्स लिगामेंट लूज हो जाते हैं और मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर थोड़ा लूज हो जाता है, ठीक है। बस ये इतना ध्यान रखो, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, अब मेन बात आ जाओ यहां पर, ठीक है, हार्मोन की। इसमें भी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पर मैं समझा रहा हूं। इवन थ्रो, ठीक है, प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज एज द प्रेगनेंसी, जैसे जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोलैक्टिन का, प्रोलैक्टिन पीआरएल लेवल बढ़ेगा। अभी ये वाली लाइन तब समझ में बहुत अच्छे से आएगी जब मैं आपको पूरा का पूरा पार्चुरेशन समझाऊंगा, तब मजा आएगा आपको, ठीक है। समझो, जैसे जैसे प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है, ठीक है, प्रेगनेंसी प्रोग्रेस, नो मिल्क सीक्रेशन, पर मिल्क ऐसा तो नहीं कि फीमेल प्रेग्नेंट है उसका मिल्क निकलना चालू हो जाए ना, उस समय मिल्क नहीं निकलेगा। बहुत मतलब नेचर ने सोच समझ के चीजें बनाई हैं। मिल्क का इजेक्शन तभी होगा जब बच्चा बाहर आएगा, ठीक है, बर्थ हो जाएगी, पार्चुरेशन हो जाएगा, उसके बाद ही मिल्क आएगा। समझना, प्रोलैक्टिन निकल रहा है क्योंकि प्लेसेंटल हार्मोन तो निकल रहे हैं, ठीक है, पर मिल्क नहीं बन रहा उस समय। मिल्क तभी बनेगा
जब बेबी बाहर आ जाएगा, समझना। इवन थ्रो प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेस, नो मिल्क सीक्रेशन अकर बिकॉज, क्योंकि उस समय प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ होता है और ये किसी भी हार्मोन को एक्टिव ही नहीं होने देता, इनहिबिट करता है इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन, उसको रोक के रखता है कि भाई अभी तेरी जरूरत नहीं है, तू बढ़, पर तू मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को बढ़ा, अभी मिल्क बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, जब बेबी बाहर आएगा मेरा लेवल अपने आप कम हो जाएगा, तब तू खुद एक्टिव हो लियो, जो करना है कर लियो, ठीक है, और मिल्क बनाने का काम कर लेना, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इन द मदर ब्लड डिक्रीज, जैसे डिक्रीज होगा ये इनिबिशन जो था ना वो रिमूव हो जाएगा और मिल्क का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा मेमोरी ग्लैंड के अंदर। यानी जब तक मदर प्रेग्नेंट है तब तक मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क नहीं बनेगा, पर जैसे ही बेबी का बर्थ होगा, जन्म होगा, बाहर आएगा, पार्चुरेशन की मैकेनिज्म होगी, तो प्रोजेस्टेरोन का इनिबिशन हट जाएगा और जो भी मिल्क इजेक्शन हार्मोन होते हैं, मिल्क सिंथेसिस हार्मोन होते हैं, वो प्रॉपरली अपना काम करेंगे। मेनली दो हार्मोन होंगे इसके अंदर, मिल्क सीक्रेशन हार्मोन, फॉर्मेशन हार्मोन प्रोलैक्टिन होता है, मैंने बताया भी था आपको, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है। ये काम तभी करेगा जब बेबी का जन्म होगा, जब तक बेबी का जन्म नहीं होगा प्रोलैक्टिन अपना काम नहीं करेगा, चाहे वो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला प्रोलैक्टिन हो, चाहे वो ह्यूमन प्लेसेंटल, ठीक है, ये वाला लैक्टोजन हो, ठीक है। आप समझ रहे हो, कोई भी हार्मोन तभी काम करेगा जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल तभी डाउन होगा जब पार्चुरेशन की मैकेनिज्म होगी, ठीक है, और बेबी का बर्थ होगा, तभी मिल्क का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है, हार्मोन वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा एकदम कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें पहला वाला पार्ट आपको पता हो, ये पता हो बेटर है, ये कंसेप्ट है। अगर कोई बच्चा जानना चाहता है, नहीं बच्चे कहते हैं सर प्रोलैक्टिन अगर मिल्क बना रहा है तो प्रेगनेंसी के टाइम पर तो समझ रहे हो मिल्क नहीं बनता, मिल्क तभी बनता है जब बेबी का जन्म होता है, ठीक है, मैंने बिल्कुल सही, ठीक है। सर ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो पिट्यूटरी से निकल रहा है, तो ये स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्यों नहीं करा देता? 2 महीने 3 महीने में कॉन्ट्रैक्शन करा दे। यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि हार्मोन तो निकल रहा है, पर हार्मोन तभी काम करेगा जब उसके रिसेप्टर्स होंगे, और रिसेप्टर एज के हिसाब से बनते हैं। जब आपका पार्चुरेशन पूरा हो जाता है, 9 मंथ का बच्चा बन जाता है, तब जाकर के रिसेप्टर बनते हैं, तब जाकर के ऑक्सीटोसिन बाइंड करता है और ये मैकेनिज्म इंड्यूस होती है और बेबी बाहर आता है, जो पूरा मैं बताऊंगा आपको आगे जाकर के, ठीक है। तो यहां मैंने थोड़ा सा कनेक्शन कर दिया लैक्टेशन का और इसका, डायग्राम मैंने एनसीईआरटी का बना दिया है। अब एनसीईआरटी बोलती है कि जो लैक्टेशन का मैकेनिज्म है, ठीक है, ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। द प्रिंसिपल स्टिमुलेशन एंड मेंटेन द प्रोलैक्टिन सीक्रेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन इज सकिंग एक्शन ऑफ द इन्फेंट। सकिंग एक्शन होता है, ठीक है। अब क्या होता है समझाता हूं, इसको आप न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म बोल सकते हो, सकिंग एक्शन को न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है। देखा होगा जब कहीं आप हॉस्पिटल में गए हो, बच्चे का जन्म हुआ है, तो डॉक्टर बोलता है कि मदर बोलती हैं कि भाई सर बच्चा भूखा है, इसको फीडिंग करानी है, ठीक है। तो डॉक्टर पर मिल्क नहीं आ रहा, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप फीडिंग कराओ, आप फीडिंग कराओ मिल्क आएगा, आप टेंशन मत करो, आप फीडिंग कराओ मिल्क आएगा। आप समझ रहे हो, अगर आप फीडिंग कराओगे तो ऑटोमेटिकली सेंसेशन जाएंगे ब्रेन के अंदर, पिट्यूटरी के पास, और मिल्क आना चालू हो जाएगा। कैसे? अब देखो कैसे न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ये समझना है, पूरा समझने का है। जैसे मान लो मेमोरी ग्लैंड है, हम बेबी को बना देते हैं, मान लो छोटा सा बच्चा है, ठीक है, बच्चा है,
ठीक है, जैसे मिल्क सकिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, समझना मेरी बात थोड़ा अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी आपको। लैक्टिफरस डक्ट होंगे ये, ठीक है। इस फीमेल का ये हाइपोथैलेमस है, एक तरफ एंटीरियर पिट्यूटरी होगी तो एक तरफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगी, एंटीरियर पोस्टीरियर। समझना, जैसे ही ये निप्पल सक करना चालू करता है तो मैंने बताया था यहां पर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। समझना, जैसे ही बेबी निपिल को सक करना चालू करेगा तो यहां पर सेंसरी रिसेप्टर्स लगे होंगे, ठीक है। ये सिग्नल सीधा कहां भेजेंगे, मदर के हाइपोथैलेमस के पास। सिग्नल सीधा जाएगा कहां पर, मदर के हाइपोथैलेमस के पास। तो हाइपोथैलेमस को यहां पर कौन स्टिमुलेट कर रहा है, नर्वस स्टिमुलेशन, तो क्या बोलेंगे इसको, नर्वस स्टिमुलेशन। नर्वस स्टिमुलेशन। समझना, जैसे ही निप्पल को सक करना चालू करता है बेबी, सीधा मदर के हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाएगा। और हाइपोथैलेमस से आप जानते हो हार्मोन कौन से निकलेंगे, बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। एक तो आप बोलोगे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, ठीक है। भाई दो होते हैं, एक तो पोस्टीरियर पार्ट है, एक एंटीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट से जो हार्मोन निकलता है वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से निकलता है। तो एक तो यहां से निकलेगा ऑक्सीटोसिन डायरेक्ट, ठीक है। और यहां से हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलेगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से करेगा कि प्रोलैक्टिन को निकालो, तब यहां से निकलेगा प्रोलैक्टिन। समझना, अब दो हार्मोन निकल रहे हैं, एक तो निकल रहा है प्रोलैक्टिन एंटीरियर लोब से, एक निकल रहा है ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर लोब से। दोनों के सोर्स समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां से सीधा नर्वस स्टिमुलेशन गया, मदर ने बस फीडिंग कराया, कुछ उसे पता नहीं है, फीडिंग करा रही है, अपने आप हाइपोथैलेमस के अंदर सिग्नल जाएगा, ये भी निकलेगा यहां से और डायरेक्ट ये भी निकलेगा। अब प्रोलैक्टिन पहले क्या काम करेगा, प्रोलैक्टिन सीधा मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन कराएगा। ये क्या काम कराएगा, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तुरंत मिल्क का फॉर्मेशन चालू हो गया मेमरी ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है। और तुरंत ही यहां मैंने बताया था मेमरी ग्लैंड पर क्या लगे हुए हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स, ठीक है। तो तुरंत ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा और स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स। जब स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा तो मिल्क निकलना चालू हो जाएगा, इजेक्शन ऑफ मिल्क। यानी प्रोलैक्टिन क्या काम कराने वाला है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। यानी अगर मदर, ठीक है, बेबी को फीड कराती है और उसके ब्रेन को फील आता है कि बेबी भूखा है, तो अपने आप ये हार्मोन निकलना चालू कर देते हैं, मिल्क बनना भी चालू हो जाता है और निकलना भी चालू हो जाता है, ठीक है। मैं इतना जानता हूं कि अगर बच्चा कहीं रो रहा होगा और मदर को फील आता है कि मेरा बेबी भूखा है, ठीक है, बस कोई फीलिंग ही आ जाए, बच्चा है भी नहीं उसके पास, तब भी मिल्क का इजेक्शन चालू हो जाता है, ठीक है। अपने आप मिल्क निकलना चालू हो जाता है मेमोरी ग्लैंड से, ओनली फीलिंग से, ओनली फीलिंग से। क्योंकि फीलिंग कहां आ रही है, हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस तुरंत ही एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है, तुरंत ही प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का निकलना चालू हो जाता है, ठीक है। तभी तो, क्योंकि भाई हम लोग मथुरा से बिलोंग करते हैं, पास में ही आगरा है, ठीक है।
तो वहां अक्सर कर मैं छोटे पे था तो बसों में एक गाना चलता था, मैं बच्चों को बताता भी हूँ, ठीक है, कि भाई यशोदा मैया, ठीक है, कृष्ण के लिए गाना गा रही हैं, ठीक है, एक जो उसका थीम है, ठीक है, मतलब जब कृष्ण उनके पास नहीं है, उनको फील हो रहा है कि मेरा, ठीक है, बेटा रो रहा होगा, ठीक है, भूखा होगा, रो रहा होगा, ठीक है, आप समझना। तो उनका मतलब ये इसका जो शीर्षक है कि उमड़ उमड़ मेरो जियोरा लागे बहे दूध की धार, कि लाल मेरो रोबत होएगो, कि भूको सोबत होएगो। यानी माँ सिर्फ सोच रही है कि मेरा बेटा भूखा है, ठीक है, रो रहा है, ठीक है, तो कहते ना मेरा जियोरा, ठीक है, भर रहा है, ठीक है, बहे दूध की धार, और दूध रुक नहीं रहा, निकल, समझ रहे हो ना मेरी बात, समझना मेरी बात। तो माँ की फीलिंग मात्र से ही मिल्क का निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आप समझ रहे हो, तभी तो देखा होगा एनिमल के केस में भी देखोगे, जो लोग कैटल्स पालते हैं तो उनको बच्चा छोड़ दो ना उसका, तो बच्चे को देखते ही माँ का अपने आप ही वो प्यार, ठीक है, उमड़ना चालू हो जाता है, और मिल्क का बनना और निकलना चालू हो जाता है, ठीक है, ये बहुत मतलब नेचर का एक है, मतलब क्या बताएं, ठीक है। तो समझ में आया ये, इसलिए इसको न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये न्यूरो स्टिमुलेशन हो गया, ये एंडोक्राइन स्टिमुलेशन हो गया, एंडोक्राइन। तभी इसको हम न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म बोलते हैं। समझ में आई या नहीं आई ये बताओ पहले तो। हाँ बेटा, दीपाली पहले भी बताए थे, क्योंकि ऐसी चीज छोड़ कैसे देंगे जो बिल्कुल, समझ रहे हो, अध्यात्म से भी जुड़ी है, माँ से भी जुड़ी है, और एक्चुअल में नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, जो चीज दिमाग में है वो चीज तो छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। एक बार क्या, आगे भी 10 बार बताएंगे तब भी ये वाली बात जरूर बताएंगे। हाँ बेटा, कहाँ से रिपीट करना है मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। AITS ऑनलाइन ऑफलाइन बेटा एक साथ लॉन्च हम कर रहे हैं ना, टेंशन क्यों कर रहे हो। ऑनलाइन ऑफलाइन का सिलेबस एक जैसा ही है, पहले हम पार्ट टेस्ट ले रहे हैं उसके अंदर, पहले हम पार्ट टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, फिर 11th पूरा, फिर 12th के पास टेस्ट, फिर 12th पूरा, फिर फुल लेंथ टेस्ट। पूरा समझा रहा हूँ, 1 मिनट रुको, पूरा समझा रहा हूँ दोबारा से, 1 मिनट रुको, नोट कर लो, पहले इसको डायग्राम ड्रॉ करो, पूरा प्रॉपर समझाता हूँ, डायग्राम ड्रॉ करो। बिना प्रेगनेंसी के मिल्क नहीं बनता बेटा। हाँ बिल्कुल, कैटल्स के केस में भी ऐसा ही होता है, काव माँ के केस में भी ऐसा ही होता है। किसी का AITS या NYTS नहीं आया तो टेंशन मत करो, उसमें कुछ अपडेट किए थे, ठीक है, तो अपडेट कंप्लीट हो चुके हैं, प्रिंटिंग दोबारा से कराई है, जिससे चीजें आपको प्रॉपर मिल जाएं। अभी मैं बताऊंगा बेबी उल्टा सीधा सब, हम अभी पार्चुरेशन की मैकेनिज्म बताएंगे, अभी तो हम सिर्फ PRL और HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एक्चुअल में चलो खैर मैंने ही लिंक साथ था इसलिए करा दिया, नहीं तो ये अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, जब प्लेसेंटा पढ़ाऊंगा ना तब समझ में आएंगे सारी की सारी बातें। देखो, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये प्लेसेंटा से निकलता है, प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी से निकलता है, ये प्लेसेंटा से निकलता है, दोनों के सोर्स अलग अलग हैं, ठीक है। अभी प्लस एक्चुअल में मैंने अभी तो डायग्राम करा रहा हूं, आगे जाकर के पूरा बेबी का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, पार्चुरेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, प्लेसेंटा कैसे बनता है, प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे बिहेव करता है, पूरी जर्नी है अभी, इस तो पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है ना, ये लास्ट का टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट का टॉपिक है, पर मैंने मेमोरी ग्लैंड के साथ कराया है,
तो समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मैंने बताया है कि मेमोरी ग्लैंड कोई ग्लैंड नहीं है, इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। सर क्यों? क्योंकि इसका बनना हार्मोन पर डिपेंड करता है। सर कैसे? जब बच्चा बड़ा होता है, प्यूबर्टी आती है, तब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, वो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराता है। पहला, जब वो प्रेग्नेंट होता है और प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, वो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराता है। साथ में प्लेसेंटा प्लेसेंटा और पिट्यूटरी के हार्मोन भी निकलते हैं, जैसे प्रोलैक्टिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। समझना मेरी बात, ये हार्मोन भी मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। क्लियर है? एक बात समझ में आ गई। फिर मैंने बात करी, कई बच्चा जो जो पढ़ा हुआ बच्चा है वो दिमाग लगाता है, वो कहता है सर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी निकलते हैं, पर ये मिल्क को नहीं बनाते। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, और ये बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन सभी को इनहिबिट करके रखता है। समझ रहे हो? सबको सप्रेस करके रखता है। इसीलिए ये सारे हार्मोन उस समय मिल्क नहीं बनाते, सिर्फ मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है? जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होगा, कब डाउन होगा? जब बच्चे का जन्म होगा तब डाउन होगा। उस समय ये सारे हार्मोन एक्टिव होकर के मिल्क का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है? तो मिल्क तभी बनता है जब बच्चा बाहर आता है, पार्चुरेशन की मैकेनिज्म होती है। एक बात क्लियर हो गई? हाँ। इसलिए मैंने कहा कि मिल्क सीक्रेशन या फॉर्मेशन हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ये एंटीरियर से निकलता है। इसको प्रोलैक्टिन बोलते हैं, इसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। ठीक है सर, मिल्क की जो मैकेनिज्म है ये न्यूरो एंडोक्राइन क्यों है? इसलिए है, जब तक मिल्क बनेगा और निकलेगा नहीं तब तक न्यूरल स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, नर्वस स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा। सर कैसे मिलेगा? जब बेबी निप्पल को सक करेगा, तुरंत सिग्नल कहां जाएगा? ये सिग्नल जा रहा है हाइपोथैलेमस के पास। आप जानते हो पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन डायरेक्ट निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन पढ़ा चुका हूं मैं। यहां से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन निकलते हैं। तो रिलीजिंग हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन बनवाता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन करता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करा करके मिल्क को बाहर निकालता है। तो इस बच्चे को मिल्क मिल जाता है न्यूरल और एंडोक्राइन, एंडोक्राइन का मतलब है हार्मोन्स के थ्रू, दोनों स्टिमुलेशन के थ्रू। ठीक है? समझ में आया? इसलिए इसको सकिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट बोलते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, सकिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट। अब बताओ, बेटा प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों बढ़े हुए होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। समझ रहे हो? हाँ, जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होते हैं, बच्चा मैच्योर हो जाता है, अचानक से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों ही डाउन हो जाते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं होता कि एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो प्रोजेस्टेरोन घटेगा। ठीक है? बीएमएस। अब ऑल क्लियर है ना? अब तुम गुरुजी से तुम सारे एनिमल का पूछोगे, काओ गॉट सब यार। चलो, पीआरएल और पीआरएच तुमने इसका मतलब चैप्टर पढ़े ही नहीं है। प्रोलैक्टिन को पीआरएल बोलते हैं, पी आर एल। भाई हाइपोथैलेमस से तो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन निकलते हैं ना, यानी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये स्टिमुलेट करेगा तब प्रोलैक्टिन निकलेगा, इसको पीआरएल बोलते हैं, वो पीआरएच बोलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन। अभी मैंने पूरा एंडोक्राइन में कराया तो है, एंडोक्राइन 2 जगह करा चुका हूं, तुम्हारे बैच में भी करा चुका हूं, और अभी मैंने एनसीईआरटी डीप लाइन में भी एंडोक्राइन खत्म किया है, तब भी तुम ऐसी बातें पूछोगे। चलो अब तो क्लियर है सारा। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां वाली बात आपकी कंप्लीट हो चुकी है, लैक्टेशन वाली बात। ठीक है? अब लैक्टेशन के बाद हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का कैसे बनना, कैसे बनता है। ठीक है? अब समझना, हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, मेल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, फीमेल वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज रिवीजन कर लेना अच्छे से, क्योंकि कल मैं
मतलब आज गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म वाला पार्ट कंप्लीट कर रहा हूं, कल फीमेल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करा करके गैमेटोजेनेसिस का सीधा मैं फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन, ठीक है, वहां तक सीधा पहुंचा दूंगा आपको, ठीक है, इन 4-5 दिन, 3-4 दिन के अंदर, ठीक है, जिससे कि इस वीक में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगर तरुण सर ने एक लेक्चर ले लिया, शायद वेडनेसडे को बोल रहे थे, शायद वेडनेसडे को लेने के लिए, तो एक बात अलग है, नहीं तो अगर कंटिन्यूटी मिला तो नया चैप्टर चालू हो जाएगा। तो आज जितना करा दिया उतना रिवीजन कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ, अब गैमेटोजेनेसिस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बड़े बड़े धुरंधर बच्चों की भी मतलब परखच्चे उड़ाए, ठीक है, नीट में आए हुए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन, ऊजेनेसिस ऊबा ओवा का फॉर्मेशन। अंतर इतना होता है, ऊजेनेसिस फीमेल में जन्म लेने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, पढ़ाऊंगा आगे में, ठीक है। पर स्पर्मेटोजेनेसिस जन्म लेने से पहले स्टार्ट नहीं होती, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है, जब परिपक्वता आती है, वही 12 साल वाली उम्र, ठीक है, प्यूबर्टी आती है 12 साल वाली उम्र के अंदर, ठीक है, परिपक्वता आती है, तब जाकर के ये मैकेनिज्म स्टार्ट होती है मेल के केस में। फीमेल में मैंने बताया बिफोर बर्थ, जन्म लेने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। एक अंतर समझ में आ गया, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, स्पर्मेटोजेनेसिस रूजेनेसिस में अभी क्या करा रहा हूं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करता हूं, तो एक स्पर्म के बनने और मेच्योर होने में 1 दिन नहीं लगते भाई, ठीक है, हाँ, बहुत दिन लगते हैं, 2 महीने से भी ज्यादा, ठीक है। यस, ये लगभग 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 65 से 75 दिन लगता है एक स्पर्म का कंप्लीट मैच्योरेशन, समझ रहे हो, हाँ। और स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर ये ध्यान रखना है, प्यूबर्टी से लेकर के ओल्ड एज तक होती है, यस, ओल्ड एज तक देखने को मिलती है मेल के केस में। फीमेल के केस में जन्म लेने से पहले स्टार्ट हो जाती है, और मेनोपॉज वही 45-50 साल वाली उम्र तक ही रहती है, उसके बाद नहीं होती, ठीक है। ये अंतर है दोनों के अंदर, जो मैं अभी कंपाइल कराऊंगा आगे। तो अभी देखना कि कहां से स्टार्ट हो रही है, प्यूबर्टी से स्टार्ट हो रही है, बिगनिंग कहां से हो रही है, प्यूबर्टी से, टिल डेथ लिख दिया है, मतलब ओल्ड एज तक, ठीक है, समझ रहे हो। और एक स्पर्म को मैच्योर होने में 65 से 75 दिन लगते हैं, ये क्लियर है। अब बात करूंगा मैं, इस पूरी प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने बताया ना, मिलियंस स्पर्म एक बार में निकल जाते हैं, और एक स्पर्म को मैच्योर होने के अंदर 2 महीने से ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आएंगे कहां से इतने सारे स्पर्म भाई, समझ रहे हो ना, समझ गए ना, हाँ, कहां से आएंगे। तो अब नेचर ने इसके अंदर 2 मैकेनिज्म बताए, एक तो बताया, एक बनाया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसमें कंटिन्यू ये सेल माइटोटिक डिवीजन करके अपने नंबर को मेंटेन करते रहते हैं। अगर एक इजेक्यूलेशन में मिलियंस गैमीट निकल रहे हैं, तो नो डाउट पर डे मिलियंस गैमीट बन भी रहे हैं, ठीक है, ये प्रोसेस चलती रहती है। पर ध्यान रखना, इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारा बेस्ट प्रोटीन, ठीक है, या बेस्ट न्यूट्रिएंट यूज होता है, क्योंकि गैमीट कोई साधारण सेल नहीं है, समझ रहे हो, ये बॉडी के सबसे यूनिक सेल है, जो एक जीवन को, समझ रहे हो ना, एक जीवन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए गैमीट कोई नॉर्मल सेल नहीं होते, ठीक है। और इस बेहतरीन सेल को बनाने के लिए नो डाउट बेहतरीन टाइप का न्यूट्रिएंट भी चाहिए होता है, समझ गए ना मेरी बात, हाँ। तभी तो कहा जाता है कि जो लोग मतलब, समझ रहे हो, इसके लॉस को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, वो उस एनर्जी को दूसरी जगह यूटिलाइज भी कर पाते हैं, ठीक है। चलो, तो आप समझना नेचर क्या कह रही है, यहां पर नेचर कह रही है कि अगर गैमीट का लॉस हो रहा है तो पर डे मिलियंस बन भी रहे हैं। तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक के अंदर स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, साइटोजेनेसिस कंटिन्यू साइटोप्लाज्म जिसमें डिवाइड करता है, ठीक है, और एक स्पर्मियोजेनेसिस, समझना, जिसमें स्पर्म मैच्योर होता है और एक स्पेशल शेप में कन्वर्ट होता है, जिसके अंदर इसका हेड होता है, उसका मिडिल पीस होता है, उसकी टेल होती है। तो 2 पार्ट में डिवाइड किया है हमने। तो पहले हम पार्ट की बात करेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है, ठीक है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, समझाता हूं, ठीक है। इसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। एक स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटेलियोसिस, यानी यहां पर आप बोलोगे माइटोटिक डिवीजन, समझ, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। यहां पर स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर मियोसिस के बाद मेचुरेशन होता है, यानी स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्जन, स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्जन सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है ये, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट फेज होती है,
ठीक है, इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, ये पूरा दोनों मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। पहले मैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कराऊंगा, जिस पर स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्मेटिड में कन्वर्ट करूंगा, फिर स्पर्मेटिड का मैच्योरेशन करके स्पर्मेटोजुआ बनाऊंगा, ठीक है, उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो एक एक करके मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब समझना, मैंने आपको बताया था कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, बना देता हूं मैं, मान लो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आप जानते हो स्पर्मेटोगोनिया, या डायग्रामेटिकली दिखाऊं, ठीक है, कोई नहीं। सब कौन है? स्पर्मेटोगोनिया, ऑल आर स्पर्मेटोगोनिया। हेप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड डिप्लॉइड होते हैं, यानी 44 प्लस एक्स वाई ये क्रोमोसोम होते हैं इनके पास। टोटल 46 होते हैं ना, तो एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? मेंटेन बाय माइटोटिक डिवीजन, मेंटेन बाय माइटोटिक डिवीजन, मेंटेन बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन से ये मेंटेन रहते हैं, ये चीज समझ में आई? बताया ना बेटा, एक बार में एक स्पर्म मैच्योर नहीं होता, मिलियंस स्पर्म एक अगर लॉस होते हैं तो मिलियंस स्पर्म एक बार में बनते भी हैं, पर एक स्पर्म का मैच्योरेशन टाइम तो पता होना चाहिए भाई। सर क्वेश्चन की जो शीट आपने दी थी मंथन के टेलीग्राम पर, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, तो पर तुमने वैल्यू नहीं दी ना उनकी।
ठीक है, तो मैं टुकड़ों में थोड़े थोड़े क्वेश्चन दें तो तुम वैल्यू देते हो, थोड़ा थोड़ा दो, मैं प्रॉपर तरीके से सही दे दो तो वैल्यू नहीं देते। चलो ठीक है, कहीं पर भी कोई भी डालो हंगामा मचाना चालू कर देते हो। ठीक है, पर चलो खैर क्वेश्चन तो मैं दे रहा हूँ चाहे कुछ भी करो तुम, क्वेश्चन तो मुझे देना ही है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है बिल्कुल। तो स्पर्मेटोगोनिया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं, माइटोटिक डिवीजन करके अपने को मेंटेन करते हैं। क्लियर है। अब एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, अब समझना पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का जब टाइम आता है तो पिट्यूटरी से निकलता है पिट्यूटरी रिलीज, ये रिलीज करती है एक हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच। ये किसको स्टिमुलेट करता है? लिडिक सेल। ये क्या रिलीज करते हैं? एंड्रोजन। तब जाकर के एंड्रोजन इस मैकेनिज्म को आगे बढ़ाएंगे। अब समझना, अब यहां से कहानी चालू होगी। ये एंड्रोजन क्या काम करेंगे भाई? अब समय आ गया, आगे बढ़ो। ये एंड्रोजन इसके साइज को इंक्रीज करने का काम करेंगे। ये एक डिप्लॉयड सेल होगी, साइज बढ़ गया, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या हो गया इनका? साइज इंक्रीज। साइज इंक्रीज हो गया, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, डिप्लॉयड सेल है, साइज इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर सेम 44 प्लस एक्स वाई। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? बहुत सिंपल तरीके से समझाना, बहुत सिंपल तरीके से। डिप्लॉयड सेल बन चुकी है, साइज बड़ा हो चुका है पहली से। और सेल साइकिल में हम बताते हैं सेल तब डिवाइड करती है जब उसका न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ जाता है। सेल अपने साइज को बढ़ाती है तब जाकर के उसका डिवीजन एक्टिवेट होता है। क्लियर है बिल्कुल। एक बच्चा लिख रहा है सर आपने गलत लिखा है, यहां पर टेस्टोस्टेरोन होगा। इस गधे को कौन समझाए? ऐसे गधे भी हैं यार, इतना पढ़ाने के बाद भी ये लिख रहे हैं। कौन है, कहाँ गया? गधा चला गया था उधर कहीं। अच्छा हाँ मोहित, अरे तेरी मोहित लिख रहा है ये। भाई मोहित तू तो गया काम से। ठीक है, कुछ ना हो पाएगा तेरा। भाई एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में क्या अंतर होता है भाई? चैट ऑफ है नहीं तो और बच्चे तेरी हंसी उड़ा रहे थे, तो सोचो क्या कर रहे होते। एंड्रोजन ही टेस्टोस्टेरोन होता है, सोचो। यार एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, उसका मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ते हो यार। मोहित फंस गया मोहब्बत में, क्या लिख रहा है बच्चा। चलो खैर, ठीक है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन एक ही बात है। सर एंड्रोजन गलत लिखा है, टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए। ये रटने वाले बच्चे हैं, क्या करेंगे यार। चलो, जबकि एनसीईआरटी में साफ साफ एंड्रोजन दे रखा है और समझाया भी था मैंने अभी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। अब यहां चालू होगी मैकेनिज्म आगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना, मियोसिस फर्स्ट होगी। क्या होगी? मियोसिस फर्स्ट। अच्छा यहां दिखाई देता हूं मैं से। और रिडक्शनल डिवीजन होती है, यानी क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा यहां पर? आधा हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा यहां पर? आधा हो जाएगा। और दो हैप्लॉइड सेल बनेंगे। ये आ गई मियोसिस फर्स्ट, रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर आधा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स।
हाँ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स दो तरीके के हो सकते हैं, 22 प्लस एक्स हो सकता है या 22 प्लस वाई हो सकता है। 22 प्लस एक्स हो सकता है या 22 प्लस वाई हो सकता है। क्लियर है बिल्कुल? यस, 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, यानी हैप्लॉइड होगा। क्रोमोसोम नंबर ओनली 23 होंगे, 46 नहीं होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट हो गई और मियोसिस सेकंड, ध्यान रखना, इक्वल टू माइटोसिस होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? इक्वेटोरियल डिवीजन। वो मैं आगे करा रहा हूं, अगली स्लाइड पर देखो जगह है क्या है। अब आ जाओ, हैप्लॉइड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस सेकंड करेगा। जो इक्वेटोरियल डिवीजन होगी, यानी क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा, यानी लाइका माइटोसिस, बिल्कुल माइटोसिस की तरह। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, क्लियर है, बिल्कुल माइटोसिस की तरह। इसको बोलते हैं आप स्पर्मेटिड। क्या बोलोगे इसको? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड्स, यहां तक की जो प्रोसेस है, यहां तक की प्रोसेस है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटिड यानी यहां से, ठीक है, यहां से यहां तक की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटिड से प्रॉपर स्पर्म का बनना, जिसमें एक एक्रोसोम होगा, न्यूक्लियस होगा, नेक होगी, मिडिल पीस होगा और प्रॉपर टेल होगी, प्रॉपर टेल होगी, इसको बोलते हैं स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैंने बताया भी था आपको, सर्टोली सेल्स। सबसे पहले क्या आएगा? पिट्यूटरी। कौन निकलेगा? एफ एस एच, किसको स्टिमुलेट करेगा? सर्टोली सेल को। तब सर्टोली सेल निकालेंगे स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। तब जाकर के ये प्रोसेस होगी और स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो टोटल कितने स्पर्म बनेंगे? टोटल 4 स्पर्म बनेंगे। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटिड कितने बन रहे हैं? 4 स्पर्मेटिड बन रहे हैं। क्लियर है सर? 4 कहां है? 2 ही तो है, तो मैंने एक ही तो दिखा है, एक और एक, दो। तो दो से भी, एक से दो बने तो उससे भी तो सेम यही मैकेनिज्म आएगी। ठीक है, उससे भी दो बनाएंगे, तो 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ये समझ में आया नहीं आया? अब यहां पर, यहां तक की मैकेनिज्म में तो साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है, पर यहां पूरा मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म हो रहा है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का मैच्योरेशन हो रहा है। ठीक है, परिपक्वकरण हो रहा है। ठीक है, समझ, लॉन्गेस्ट फेज होती है। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म हो रहा है, लॉन्गेस्ट फेज है। ठीक है, इस पर मियोजेनेसिस। अब मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है तो बताओ मुझे। ये कौन है भाई? यार सच में तुम्हारे, तुम सामने बैठो तो दो चार झापड़ भी लगाने का मन करेगा।
ठीक है, मैं चैट खोल दे रहा हूं। एक बच्चा लिख रहा है सर फर्स्ट पोलर बॉडी कहां बनेगी, जरा बताओ उसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहां बनेगी। सर एपिडाइमिस फुल हो जाए तो क्या होगा, रेगुलेशन में समझाऊंगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर फर्स्ट पोलर बॉडी कहां बनेगी, जरा बताओ। यार झापड़ खाने का मन कर रहे हैं तो वास्तव में हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, अब वो स्पर्मेटोजेनेसिस में पोलर बॉडी बनाना चाह रहा है भाई। तुम डॉक्टर बनोगे तो क्या करोगे, यही करोगे। बताओ, टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस में भाई पोलर बॉडी बनाना चाह रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। वही तो, तुम जब क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे लगता है तुम कहां पर हो, किस दुनिया में हो। ठीक है, चलो। अब ये लॉन्गेस्ट फेज कैसे होती है, यानी स्पर्मेटिड स्पर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, ये पूरी मैकेनिज्म है। ठीक है, मैं समझा देता हूं, उसके बाद छुट्टी करूंगा। ठीक है, ये प्रॉपर स्पर्म है। स्पर्म बनता कैसे है, स्पर्मेटिड से बनता है। स्पर्मेटिड का स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा होगा, सिंपल, ये स्पर्मेटिड है। ये स्पर्मेटिड होता है, जिसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस भी होता है। यस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन भी होंगे इसके पास अपने खुद के। इसके अलावा मैंने बताया यहां पर गोल्जी बॉडीज भी होंगे, गोल्जी वेसाइकल्स भी होंगे। इसके अलावा यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। इसके अलावा यहां पर सेंट्रियोल भी होंगे, सेंट्रियोल। समझ रहे हो, एक सेल है, सेल में जो भी कुछ होता है सब कुछ है यहां पर। ठीक है, यानी यहां पर गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। ठीक है, ये चारों चीजें आपको दिख रही हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर न्यूक्लियस स्पर्म है। स्पर्म के अंदर ये क्या, क्रोमेटिन भरा हुआ है, न्यूक्लियस है। तो मैं कहूंगा कि इसके पार्ट, इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। इसका हेड रीजन हो गया, इसकी नेक हो गई, इसका मिडिल पीस हो गया, और लास्ट इसकी टेल हो गई। चार पार्ट में आपने इसको डिवाइड कर दिया। हेड वाले रीजन में क्या क्या है, हेड वाले रीजन के अंदर आपको एक्रोसोम दिख रहा है और न्यूक्लियस दिख रहा है, दोनों के मिलने से आपका हेड वाला रीजन बन रहा है। ठीक है, एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसिन एंजाइम, ये क्या होते हैं पूरा पढ़ाऊंगा, स्पर्म लाइसिन। ठीक है, अभी फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म है कि किस तरीके से ये होते हैं और क्या करते हैं। यस, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं स्पर्म लाइसिन, जो पूरा मैं पढ़ाने वाला हूं आपको आगे। ठीक है, टेंशन मत करना। तो हेड वाले रीजन के अंदर आपका एक्रोसोम आ गया। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम लिख देता हूं मैं। स्पर्म लाइसिन होते क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसमें भरे हुए होते हैं, ये हो गया ये मिडिल पीस, नेक, नेक के अंदर क्या होते हैं, सेंट्रियोल।
सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल में भी दो टाइप के सेंट्रियोल होंगे, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। और डिस्टल सेंट्रियोल ही बनाता है, ठीक है, एक्सियल फिलामेंट। आगे बढ़ पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अब आ जाओ मिडिल पीस। मिडिल पीस में क्या नजर आ रहे हैं आपको? माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज है, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल अरेंज है, इसलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं। एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग यहीं से मिलती है इसको, ठीक है। अब यहां पर क्या एक्सियल फिलामेंट नजर आ रहा होगा टेल के अंदर, एक्सियल फिलामेंट मोटाइल होता है, ये मोटाइल, ध्यान रखना मोटाइल होता है। कोई भी फिलामेंट अगर मोटाइल है तो उसमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। 9+0 9+2 पढ़े होंगे आपने, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है, पढ़ोगे भी साइटोलॉजी के अंदर। तो ये स्पर्म को मोटिलिटी देता है, ठीक है। तो स्पर्म बनता कैसे है, ये पूरी फेज कैसे है स्पर्मियोजेनेसिस। तो लॉन्गेस्ट फेज है इसमें, गोल्जी बॉडी से तो बनता है एक्रोजोम, समझना। न्यूक्लियस न्यूक्लियस की जगह चला गया। माइटोकॉन्ड्रिया का देखो, सेंट्रियोल इसका क्या बना रहे हैं, नेक में चले गए सेंट्रियोल, ये नेक में चले गए, नेक रीजन के अंदर सेंट्रियोल गई, ये नेक रीजन के अंदर। और अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना रहा है, इसका मिडिल पीस बना रहा है, मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, ठीक है। और एक जो डिस्टल सेंट्रियोल है, प्रोक्सिमल जो न्यूक्लियस के पास है, डिस्टल सेंट्रियोल के पॉलीमराइजेशन से एक्सियल फिलामेंट बन रहा है, जो टेल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसका इसमें कन्वर्जन, समझना, इसका इसमें कन्वर्जन ही कहलाता है, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। अब मुझे बताओ समझ में आई या नहीं आई? इस तरीके से स्पर्म मैच्योर होते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट फेज यही होती है, स्पर्मियोजेनेसिस। इट इज आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटिलियोसिस, इसी को स्पर्मेटिलियोसिस कहते हैं। एक सेल एक स्पेशल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। इसके बेस पर एक छोटे मोटे क्वेश्चन, अच्छा एक ये लास्ट और है। स्पर्म, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी बोल रही है कि देखो, कंफ्यूजन कहां बच्चा पूछेगा, सर स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजुआ तो एक जैसे हैं, इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजुआ? आपने गोल स्ट्रक्चर बनाया है, इन्होंने यहां पर स्पर्म जैसा स्ट्रक्चर बनाया है। अब समझो, ठीक है। जब तक आप किसी के ऊपर डिपेंड हो तो आपको इंडिपेंडेंट नहीं बोला जाएगा, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, ठीक है। आप समझना, जब तक आप किसी पर डिपेंड हो आपको इंडिपेंडेंट नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो जब तक स्पर्मेटिड सर्टोली सेल से नरिशमेंट लेते रहते हैं तब तक उनको स्पर्मेटिड ही बोला जाएगा, चाहे उनका स्ट्रक्चर स्पर्म जैसा ही क्यों ना हो, ठीक है। समझ रहे हो? तो जब तक ये, समझना, सर्टोली सेल से क्या कर रहे हैं, न्यूरी नरिशमेंट ले रहे हैं, चुपके हुए हैं, तब तक स्पर्मेटिड हैं। जैसे ही अलग हुए अब इनको स्पर्मेटोजुआ बोला जाएगा। एक्चुअल में ये स्पर्मेटिड की फेज होती हैं, ये स्पर्मेटिड है, फेज बढ़ती जा रही है। लास्ट फेज में जब स्पर्म छोड़ता है सर्टोली सेल को तो इसका साइटोप्लाज्म रह जाता है और ये निकल के बाहर चला जाता है, ठीक है। जब तक चिपका हुआ है तो साइटोप्लाज्म इसका इससे लगा हुआ होगा, मतलब मैक्सिमम साइटोप्लाज्म इसमें चिपका हुआ होता है। जैसे ही अलग होगा स्पर्मेटोजुआ कहलाएगा, ठीक है। वही मैं कह रहा हूं, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। समझना, ये सर्टोली सेल्स में डायग्राम बना के दिखाता भी हूं आपको हमेशा। स्पर्म का जो हेड है, स्पर्म के हेड इसमें चिपके हुए हैं इस तरीके से, ऐसे। और स्पर्म का मैक्सिमम साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो इसमें इसमें अटैच है, इसमें अटैच है इस तरीके से।
ठीक है, मैक्सिमम साइटोप्लाज्म में अटैच है। पर जिस साइटोप्लाज्म को छोड़ करके जैसे स्पर्म इससे अलग होता है, अलग हुआ, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। समझ गए ना मेरी बात? स्पर्मिएशन मैकेनिज्म के थ्रू ही ये रिमूव होकर के अलग होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। इंसेमिनेशन, फीमेल ट्रैक के अंदर सीमन का एंटर करना है। स्पर्मिएशन, ठीक है, स्पर्म का मेच्योर होकर के सर्टोली सेल से अलग हो जाना। सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल से अलग हो जाना स्पर्मिएशन कहलाता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड दिखा रखे हैं इन्होंने, सर्टोली सेल दिखा रखे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होते हैं दिखा रखे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होते हैं, स्पर्मेटिड हैप्लॉयड होते हैं, स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉयड होते हैं। सारी सीक्वेंस दिखा रखी है इन्होंने। ठीक है, जो हमने आपकी सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में बनाई थी, ये कंप्लीट हो जाता है। अब बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई कि हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 स्पर्म। ठीक है, तो 25 मियोटिक डिवीजन चाहिए भाई। एक मियोटिक डिवीजन में 4 स्पर्म बनते हैं, 100 बनाने हैं तो 25 चाहिए ना। हाउ मेनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड, भाई एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 बनते हैं तो 25 चाहिए, तो आपके 100 बन जाएंगे। हाउ मेनी सेकेंडरी, हाँ एक सेकेंडरी से 2 बनते हैं तो 100 को बनाने के लिए 50 चाहिए। हाउ मेनी स्पर्मेटिड, 100 के लिए कितने स्पर्मेटिड चाहिए? एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बनता है, तो 100 स्पर्म कितने बनेंगे? 100 स्पर्मेटिड से बनेंगे। समझे? यस, समझ में आ गया। ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बोल रहे हैं द ह्यूमन मेल इजैकुलेट, जो मेल होता है एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म को निकालता है, लगभग इतना निकाल देता है एक बार में। और एनसीईआरटी ये भी बोलती है इन स्पर्म के अंदर अगर जो निकलते हैं बाहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, इनमें से 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, 60%। एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम, यानी उनमें से 60 के 40% है, मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी। समझ रहे हो? हाँ, तो 60% जो है उनमें नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और 40% के अंदर विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, विग्रस खतरनाक वाली। समझ में आ गया? ये एनसीईआरटी लाइंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर आपका ये मतलब आज का हमारा टारगेट एंड होता है। ठीक है, अगली क्लास में एक बार रिवीजन और करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन दिए हैं कर लेना आप, ठीक है, ज्यादा नहीं है, कर लेना। पर तो आज मैंने आपका क्या क्या करा दिया, क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है। टाइम आज थोड़ा सा हो गया, सही टाइम हो गया। ठीक है, एक बार रिवीजन और करा दूंगा लास्ट वाला स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि आगे मैं oogenesis कराऊंगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कंपाइल कराऊंगा। ठीक है, तो एक बार ढंग से देख लेना इसको अच्छे से। ठीक है, तो आज मैंने आपका पूरा फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया करा दिया। ठीक है, मेमरी ग्लैंड प्रॉपर तरीके से करा दिए, लैक्टेशन करा दिया और स्पर्मेटोजेनेसिस करा दिया। 4 टॉपिक कवर कराए, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, कल से चीजें थोड़ी सी सही डायरेक्शन में और चलेंगी। ठीक है, पर कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो गया आज, पर कोई दिक्कत नहीं, डाइजेस्ट कर लोगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा। अच्छा बायोमोलिक्यूल, अच्छा बायोमोलिक्यूल एक्चुअल में देखो मैं बताऊं, ठीक है, मैं पटना नहीं जा पा रहा। ठीक है, पटना ना जाने के कारण, ठीक है, तो तरुण सर का ये था कि क्योंकि वो हेल्प करना चाह रहे थे यार कि सर पटना नहीं जा रहे हो तो ऑफलाइन में फिर कैसे होगा। ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक जो मतलब वो भी कराते हो। ठीक है, तो वो भी उन्होंने कहा जो मैं कराता हूँ वो मैं करा दूंगा। ठीक है, पर मतलब उनका था कि एक ही टीचर पढ़ाए, मतलब बैचेस के अंदर, अगर ऑफलाइन में मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर ऑनलाइन में भी मतलब एक ही कंटेंट जाए, दो वेरिएशन ना जाए। तो ठीक है, उनकी बात सही थी, तो पटना में वो करा रहे हैं, तो इसीलिए फिर मंथन बैच में उन्होंने कहा फिर मैं ही कराऊंगा। ठीक है, तो वो मंथन में ही कराएंगे। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी डीप लाइन के अंदर मैं एनसीईआरटी वाला पूरा पार्ट क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो आप चाहो वहां से कर लेना। ठीक है, एनसीईआरटी डीप लाइन हो सकता है, मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर ना करा करके हम एक नया चैनल और लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, 11th का चैनल है, तो उसमें मैं एनसीईआरटी डीप लाइन शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ एक नई हम लोग एक चीजें लेकर के आ रहे हैं बच्चों के लिए, जो कि मतलब उनके जो वीकनेस है उसको स्ट्रॉन्ग करेगी। ठीक है,
ओके, तो आप टेंशन मत करो, वो आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। कुछ अगर चाहिए, नहीं तरुण सर तो पूरा करा, मतलब करा, वो तो इतना साल से करा रहे हैं, ठीक है। मैं मैं क्योंकि पहले जूलॉजी में था, हम आकाश में कराते थे। आकाश के बाद, ठीक है, जो पुराना ऑनलाइन सिस्टम था वहां मैंने कराया था, जो सबसे बड़ा बैच बनता था। उसके बाद फिर तरुण सर ने कंटिन्यू किया है, तो उनकी बात सही है कि अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन में एक ही कंटेंट जाए तो वो करा रहे हैं, ठीक है। बाद बाकी का एनसीईआरटी डीप लाइन में मैं करा दूंगा, ठीक है। अगर आप कुछ 19-20 कोई कुछ और, मतलब कनेक्शन की बात होती है, ठीक है। कंटेंट आपको प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। आप टेंशन मत लो, कि हम दोनों की थॉट प्रोसेस एक ही है कि बच्चे को यार अच्छी चीज मिल जाए, बेटर मिल जाए, और मतलब जो ड्रीम है ना 360 में से 360 का, वो अचीव कर ले, ठीक है। क्योंकि हम लोग बिल्कुल डिस्कस करके मतलब पूरा एकदम इस तरीके से लेके आते हैं कि ठीक है यार ऐसा करना है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके। तो आप ऐसा मत सोचो, सब चीजें एकदम परफेक्टली मिलेंगी आपको, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, परफेक्टली मिलेंगी, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी डी प्लान में, एनसीईआरटी तो मैं करा ही रहा हूँ, तो एनसीईआरटी वाला अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो वहां देख लेना, कंप्लीट डिटेल में सर यहाँ करा देंगे, ठीक है। ओके, बाय बेटा। ठीक है। बेटा एक नया चैनल है, हम लॉन्च करेंगे उसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आप टेंशन मत करो, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। नहीं, वाईटी पर नहीं है मेरा, वहां बैच में था, ठीक है। 1.0 2.0 बैच में था, वाईटी पर नहीं है, ठीक है। चलो वाईटी पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। नए चैनल पर वाईटी पर डाल रहा हूँ, तो आप लोग वहां से कर लेना, ठीक है। नया चैनल हम लोग लॉन्च करेंगे, उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। 11th का बहुत बेहतरीन कंटेंट होगा, एक्सपेरिमेंटल तरीके से, छोटे बच्चों के लिए होता है, पर उसमें एनसीईआरटी डीप लाइन का रिमेनिंग वाला पार्ट में डाल दूंगा। बाय बेटा, बाय 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 बाय। नो बेटा, एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, ठीक है। एक्चुअल में अब कुछ चीजें ऐसी आ रही है ना कि टीचर्स हैं, कंटेंट हम ज्यादा देना चाहते हैं, ठीक है। तो चैनल पर कह सकते हो कि टाइम नहीं निकल पा रहा, ठीक है। चीजें ज्यादा देनी है आपको, तो 11th के लिए हमने एक अलग चैनल बना रहे हैं, आगे जाके 12th का भी एक अलग चैनल बनाएंगे और ड्रॉपर का अलग चैनल बनाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ कि ऐसा हम कुछ करने वाले हैं 11th के लिए भी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। सब एक है, एक साथ हैं, सेम डायरेक्शन में है। बस 11th का एक नया चैनल भी हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। पूरा सिस्टम ओपन कर रहा है, हम का मतलब पूरा सिस्टम, ठीक है। जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल तरीके से चीजें बताएंगे, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे जाके हम 9th 10th का चैनल भी हम ओपन करेंगे, बता दें आपको, ठीक है। रुकेंगे नहीं, बच्चों के लेवल पर जो बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे, जो बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सारी इंफॉर्मेशन अप टू डेट मिलती जाएंगी, पर आप एकदम फोकस रहो अपने टारगेट के लिए, ठीक है। माध्यम कोई भी हो, चाहे ऐसे करें, पर आपको एकदम टारगेट पे फोकस रहना है, सर मुझे, ठीक है, अप टू डेट रहना है, ठीक है। मुझे प्रॉपर तरीके से काम करना है। एआईटीएस हमने लॉन्च कर दिया है, और एआईटीएस में आपको बता दूं, इस बार एआईटीएस हम लोगों ने खुद एक एक चीजें पूरी मतलब ऑब्जर्व की है, क्योंकि इस बार कंटेंट बेटर जाना चाहिए, बच्चों को बहुत बेहतरीन मिलना चाहिए। जो हम लोगों ने नया पैटर्न लिया उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, तो वो भी हम लोगों ने पूरा स्टडी किया है। तो एआईटीएस को भी बहुत बेहतर तरीके से डिजाइन करके, क्वेश्चंस को एक एक एनसीईआरटी बेस्ड मेंटेन करके, मतलब सभी लोगों ने, ठीक है, तब उसको अपडेट किया है, ठीक है। तो आप टेंशन मत करो, हर चीज हम बेटर 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 और बेटर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ड्रॉपर के संग जो छोटे बच्चे होते हैं ना 11th वाले, उनके लिए वो चैनल लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जिससे कि उनको उनके हिसाब से चीजें मिल जाए, पर एनसीईआरटी डीप लाइन का बचा हुआ पार्ट मैं वहां पर करा दूंगा, ठीक है। जिससे कि आपको भी बेनिफिट रहेगा, और एक्सपेरिमेंटल कुछ चीज देखनी हो तो आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय 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 बाय, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन टेलीग्राम पर मिलेंगे आपको।